हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी और वहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा था। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो वैसी एनर्जी जो किसी सिस्टम के शेप या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। वहाँ हमने इस बात को समझा था कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन को दिए गए कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं और इस दौरान कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम करता है उसका नेगेटिव हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है। अगर आपको दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है तो फिर डिफरेंस सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी में, दो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। आप सीधा सीधा पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन को बाद वाले कॉन्फ़िगरेशन में बदलिए, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या काम किया, जो भी काम किया उसका आप नेगेटिव ले लीजिए, है ना, वही डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ हमने इस चीज़ को समझा कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस तभी आएगा, चेंज तभी आएगा जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स ने कोई काम किया हो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा है उस दौरान तो फिर आपका सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं दिखेगा। हमारे लिए जो मायने रखती है वो है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, कि कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, बस ये क्वांटिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो वैल्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। असल में जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि कॉन्फ़िगरेशन जब बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो भी डिफरेंस आएगा उसी के हिसाब से आपको काम होना है ना। वही एनर्जी किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इम्पॉर्टेंट जो है या सिग्निफिकेंट कह लो वो कौन है, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम एक एक करके सभी फोर्सेज, जैसे कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, मैग्नेटिक हुआ, स्प्रिंग हुआ, तो इन सभी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी किस सिस्टम के पास होती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पर पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस पैदा होता है, इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस पे बात करना चाहेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के काम करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो फिलहाल हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब हमारे सिस्टम में अर्थ होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा और हम जानेंगे कि जब वहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है ना, कब पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है, कौन सा डिफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू मिलेगी। तो आज हम इन्हीं सब पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे और भी फोर्सेस के बारे में, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स के कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या है, तो सारी बातें होगी। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। तो फिलहाल सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमारे सिस्टम में कौन कौन है, तो हमारे सिस्टम में है अर्थ और ऑब्जेक्ट, है ना। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट का हमने क्या कर लिया है, एक सिस्टम बना लिया है। और अभी फिलहाल जो एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे उसमें हम मान के चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ना। अर्थ के रेडियस के हिसाब से, अर्थ का रेडियस आपको पता है कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, है ना। यानी कि इसको मीटर में बदलोगे तो आएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 मीटर।
है ना। तो इतना अर्थ का रेडियस होता है, यानी आप समझ सकते हो कि आई थिंक ये कितना हो गया, 64 लाख मीटर जो है वो अर्थ का रेडियस है ना। तो अर्थ के रेडियस के हिसाब से जो डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस से, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 200 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर, ये सब इस तरह का डिस्टेंसेज है, तब के लिए ये फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तब जो हम फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करेंगे वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि हमारा भी सिस्टम जो है वो अर्थ और ऑब्जेक्ट का है, और ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज नियर द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ है और ऑब्जेक्ट कहीं पे है, अर्थ के सरफेस पे हो सकता है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, कहीं पे है। और मान के चलिए कि ये इस हाइट पे है, इस लेवल पे है, और ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया। रेफरेंस लेवल का मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इस हाइट पे है ना, तो या इस लेवल में है, तो हम मान के चलेंगे कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। ओके, तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस लेवल। और अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सिस्टम की जो ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अब मुझे किसी और कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर चला गया है। समझ रहे हैं, हम जो ये h लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं, रेफरेंस लेवल से। समझ में आ रहा है। तो रेफरेंस लेवल से h हाइट मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, और अब मुझे बताना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जाहिर सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन को आप यहाँ चेंज करोगे, है ना, रेफरेंस को प्रेजेंट में बदलोगे और देखोगे कि कंजर्वेटिव फोर्स ने क्या काम किया, जो भी काम किया उसका नेगेटिव ले लेना है। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स आपका वन एंड ओनली ग्रेविटी है, और मैंने पहले ही बात कर रखी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के आसपास है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बस छोटा मोटा ही है। तो हम अपने इस फोर्स को, मतलब अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगाए गए फोर्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली चलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है ये फोर्स कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो फिर इसके वर्क निकालने का तरीका चेंज आ जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल हम छोटे मोटे डिस्टेंस में इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हम मान के चल सकते हैं कि मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, और कितना लग रहा है, mg ही लग रहा है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाओगे तो फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो जो ग्रेविटी का वर्क यहाँ निकल के आएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में ग्रेविटी जो वर्क करेगी, यानी वर्क डन बाई mg जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस fs, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस f की वैल्यू mg है और s की वैल्यू h है, तो ग्रेविटी तो माइनस mgh काम करेगी, है ना। तो इसका निगेटिव हमें लेना है, समझ रहे हो ना, इसका निगेटिव हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये डिफरेंस को प्रेजेंट में बदला तो ग्रेविटी ने जो भी काम किया, यहाँ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसने जो भी काम किया उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो सीधा सीधा mgh आ जाएगा, है ना। यानी रेफरेंस लेवल से अगर h हाइट ऊपर हम ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, और वो कितना गेन होगा, mgh, है ना। आप इसको 0 मान रहे थे, जो भी रेफरेंस लेवल है उसको आप मान रहे थे कि यहाँ है, इस हाइट पे है तो 0 है, तो उससे h हाइट ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh आ जाएगी। मतलब ये आपका रेफरेंस लेवल है, और इससे हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, h नीचे ले आया, और अब हमें जानना है कि इस समय सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम रेफरेंस से ऑब्जेक्ट को h नीचे रखे हुए, ये हमारा
रेफरेंस लेवल है ना। और अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस से h नीचे ले गया तो नीचे ले जाने में, है ना, रेफरेंस को प्रेजेंट में बदलने में जो कंजर्वेटिव फोर्स हमारा mg है, अगर मैं उसका वर्क निकालूंगा तो कितना आएगा। तो भैया फोर्स कैसे लग रहा है, अर्थ खींच कैसे रही, तो अर्थ तो इसको नीचे की तरफ ही खींचेगी, कितना फोर्स लगा के, mg। और जब रेफरेंस को आप प्रेजेंट में बदलोगे, फोर्स आपका नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है ना, सेम डायरेक्शन में। तो वी यूज फॉर्मूला W = Fs एंड उस हिसाब से हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा mgh, है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस वर्क डन ऑफ mg, यानी माइनस mgh, है ना। यानी सीधा सीधा आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जो भी रेफरेंस लेवल आप सिलेक्ट कर लोगे, है ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट उसी रेफरेंस लेवल पे है, ठीक है, मतलब रेफरेंस लेवल से ऊपर नीचे होने पर ही ना कंजर्वेटिव काम करेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करोगे तो भैया ग्रेविटी फोर्स लगाएगी नीचे, डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से, तो फिर वर्क नहीं हो पाएगा ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो डिफरेंस लेवल पे ही रहे ऑब्जेक्ट कहीं भी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में चेंज कब आएगा, जब ये डिफरेंस से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर ये डिफरेंस से ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, और h हाइट ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, है ना। ये हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और वही अगर आपका h नीचे चला जाए, है ना, h नीचे चला जाए तो सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस mgh। आप इसको चेंज भी समझ सकते हो, है ना। जैसे अभी रेफरेंस सेलेक्ट किया, इसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 माना, रेफरेंस पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। रेफरेंस से h हाइट ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, h हाइट नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh हो जाएगी। इसको आप डिफरेंस भी समझ सकते हो कि अगर जहां पर है वहां से h ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाएगी, और जहां है वहां से h नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh घट जाएगी। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स के काम करने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है ना। स्प्रिंग फोर्स के बारे में आप सबको पता है कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में होता है तो फिर ये कोई फोर्स नहीं लगाता, लेकिन जब इसके लेंथ में हम चेंज करते हैं, इसको या तो कंप्रेस या फिर इलोंगेट कर देते हैं, नहीं, कंप्रेशन या इलोंगेशन के लिए हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं डिफॉर्मेशन। तो अगर स्प्रिंग को डिफॉर्म कर दिया जाए, जैसे मान के चलिए कि अभी हम इसको x इलोंगेट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब जो डिफॉर्मेशन है वो x है, ओके, तो फिर स्प्रिंग इस समय एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और वो फोर्स डिफॉर्मेशन के उल्टी दिशा में होगा, है ना। जैसे आप अगर इसको इलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग खींचेगा ऐसे, है ना, या फिर अगर कंप्रेस किए होते तो फिर वो इसको धक्का दे रहा होता, है ना। तो ये जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है kx, है ना, k इंटू एक्स, मतलब जो मैग्नीट्यूड हुआ इसका वो k इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड है। इस फिगर में मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूँ, नहीं, x पॉजिटिव x नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे x 0 है, इसके इधर x पॉजिटिव, इसके इधर x नेगेटिव, तो फिगर में x पॉजिटिव ही है तो मोड x लिखिए या फिर सीधा सा x लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो F स्प्रिंग का जो यहाँ मैग्नीट्यूड है वो k इंटू एक्स है, और आप देख पा रहे हो कि ये जो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो वेरिएबल है ना, x चेंज होगा, अलग अलग x पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी,
ठीक है। और जब हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालते हैं तो आप सबको पता है कि स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क आता है यानी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इन डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 0 to x, मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं था स्टार्टिंग में और आपने उसको डिफॉर्म किया तो उसकी वैल्यू आती है -12kx², है ना। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मेशन के हमेशा अपोजिट काम करता है तो इसी वजह से इसका वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है अगर डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है तब, है ना। डिफॉर्मेशन घटेगा, अगर डिफॉर्मेशन घटा रहे हो तो फिर उस केस में इसका वर्क डन पॉजिटिव भी होता है ना। तो फिलहाल हमने इसको 0 से x डिफॉर्म किया है, यानी जो डिफॉर्मेशन हुआ है, डिफॉर्मिंग स्प्रिंग फ्रॉम 0 to x, आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -12kx²। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, है ना, मतलब मैं अभी चेंज की बात कर रहा हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, तो माइनस वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स आपका यही है ना, तो -12kx², यानी ये आपका आ जाएगा 12kx²। ओके। और अगर मैंने यहाँ पर ये जो इसका नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है, यानी x की वैल्यू जब 0 है, उस कॉन्फ़िगरेशन को ही अगर मैंने रेफरेंस मान लिया, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि जब ये अपने नेचुरल लेंथ में है, यहाँ पर ये लेंथ आपका नेचुरल लेंथ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ में है उस समय स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, राइट। तो अगर मेरा ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन हो गया और मुझे इसकी निकालनी है, तो जो यहाँ चेंज होगा कॉन्फ़िगरेशन बदलने के दौरान, जो यहाँ चेंज दिख रहा है, असल में यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं उस सिचुएशन में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानूं, जिस सिचुएशन में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, तो अगर अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे यहाँ x दिख रहा है, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, मतलब उस सिस्टम की, आप सिस्टम की बोलो, स्प्रिंग की मत बोलो, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो 12kx² हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी 12kx²। ओके। अगर आपने स्प्रिंग को x1 से x2 डिफॉर्म किया है तो उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है वो होता है आपका 12kx1² माइनस x2², है ना। x1 पहला डिफॉर्मेशन है, x2 बाद का डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसके बाद आप जानना चाह रहे हो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में क्या, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया, तो चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आपका हो जाएगा माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस इज -12kx1² माइनस x2², यानी 12kx2² माइनस x1²। मैंने इस माइनस को अंदर भेज दिया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर x2 बढ़ा हुआ x1 से, यानी आपने डिफॉर्मेशन बढ़ाने का काम किया है, तो फिर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। और वही अगर आपने डिफॉर्मेशन घटाने का काम किया, आपका x2 x1 से छोटा है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज यहाँ पर वैल्यू मिल रही है ये नेगेटिव होगा, जो बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी घटी है। हमें याद क्या रखना है, तो हमें याद रखना है कि अगर डिफॉर्मेशन बढ़ा है तो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, अगर डिफॉर्मेशन घटा है तो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, और जो भी होगा चेंज होगा इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूला से देंगे 12kx2² माइनस x1²। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है, जो भी x1 x2 है उसका स्क्वायर है, जो ये बता रहा है कि हमें बस डिफॉर्मेशन के मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब उसके नेचर से मतलब नहीं है कि वो कंप्रेशन है कि इलोंगेशन है ना।
इलोंगेशन केस में आपका x1 x2 पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन के केस में ये नेगेटिव होंगे, तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है कि अगर बराबर है, डिफॉर्मेशन की वैल्यू बराबर है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि एक कंप्रेशन हो, दूसरा इलोंगेशन हो, पर उनकी वैल्यू सेम है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि आपने 3 सेंटीमीटर इसको इलोंगेट करके रखा था एक कॉन्फ़िगरेशन में, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आपने इसको 3 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया। तो पहले क्या था, पहले x था +3 सेंटीमीटर, अब x क्या है -3 सेंटीमीटर। तो नेचर तो बदल गया, पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है डिफॉर्मेशन की वो तो वही है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, बिकॉज उस केस में स्प्रिंग वर्क ही नहीं करेगा ना। तो स्प्रिंग फोर्स जब काम करेगा तभी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर डिफॉर्मेशन बढ़ेगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर डिफॉर्मेशन घटेगा, ठीक है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। अगर डिफॉर्मेशन में किसी तरह का चेंज नहीं होता है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में भी किसी तरह का चेंज नहीं होगा।